नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यह टेस्ट सीरीज चल रही है। आज यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 2, ठीक है। यह बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है और एनसीईआरटी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है और किसी विशेष परीक्षा का नाम नहीं यहाँ पर मैं इंगित कर रहा हूँ। लेकिन अभी यह जो कोर्स लॉन्च हुआ है, यह जो कोर्स चल रहा है, यह बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के लिए चल रहा है और विशेष रूप से बीपीएससी पीजीटी के लिए। तो आज टेस्ट सीरीज संख्या 2 है और ये आज का जो टेस्ट सीरीज है रोमन साम्राज्य से संबंधित है। कल का भी टेस्ट सीरीज रोमन साम्राज्य से संबंधित था और आज का भी टेस्ट सीरीज आपका रोमन साम्राज्य से संबंधित है। तो यह कंप्लीट कोर्स है 1499 का। जो भी लोग यह कोर्स लेना चाहते हैं वह लोग ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज आप लोग को मिलेगी। मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक 9 to 12 सारी एनसीईआरटी क्लास का मैं चैप्टर वाइज सारा नोट्स दूंगा, सारी टेस्ट सीरीज दूंगा, सारा पीपीटी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यह 1499 का कंप्लीट कोर्स है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज जरूर करिएगा। पूरा बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। और एक बात और बता दूं, हमारे द्वारा जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं वह रामबाण है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप परीक्षा होने तक अगर आप फॉलो करते हैं तो बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिलेगा। देखिए, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य की कहानी है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 1 आप लोग को मिल चुकी है, यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है। और जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही छांट कर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोग के सामने लाया हूं कि परीक्षा हाल में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिले। तो प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है आपका रोमन साम्राज्य से संबंधित। रोमन साम्राज्य में किसका उपयोग किया जाता था? मतलब थोड़ा सा कट पिट गया है, आप समझ लीजिए। रोमन साम्राज्य में किस चीज का उपयोग किया जाता है? पेपराइज का व्यापक रूप उपयोग किया जाता है। क्यों? ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न बनाते समय थोड़ी गलती हो गई है, मैं इसको समझा दे रहा हूं। देखिए, ये आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि रोमन साम्राज्य में पेपराइज का व्यापक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? पेपराइज का व्यापक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? ठीक है, इसके लिए तो पेपराइज में बताया भी हूं इसके पहले नोट्स में। जब मैं नोट्स दे रहा था, जब मैं लेक्चर्स वीडियो दे रहा था, तो उसमें मैंने पेपराइज को दिखाया हुआ था। नील नदी के किनारे उगा हुआ पौधा को मैं दिखाया हुआ था कि पेपराइज नील नदी के किनारे उगने वाला वह पौधा था। एक सरकंडे जैसा पौधा होता था, सरकंडे जैसा पौधा होता था जिससे लेखनी तैयार की जाती थी। जिस तरह से गांव क्षेत्रों में जब कोई कलम से लिखना होता था पहले के समय के लोग, तो सरकंडे का कलम बनाकर लिखा करते थे। वैसे ही नील नदी के किनारे, मिस्र में नील नदी के किनारे एक पेपराइज नाम का पौधा होता था जिससे लेखनी तैयार होती थी। तो वही पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य में व्यापक उपयोग किया जाता था पेपराइज का। पेपराइज था क्या? भोजन, व्यापार, लेखन या कृषि? तो लेखन था, ठीक है। ये लेखन के लिए यूज होता था पेपराइज, ठीक है। लेखन से संबंधित यह मटेरियल था, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेपराइस एक ईख जैसा पौधा था, ईख या सरकंडे जैसा एक पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था और उसे लेखन सामग्री बनाने के लिए संसाधित किया गया था। मतलब लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। कुल मिलाकर कलम बनाया जाता था, पेन बनाया जाता था, ठीक है, जो दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो रोमन साम्राज्य की सीमा निर्धारित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य आप जानते हैं कितना बड़ा था। उसमें समस्त आज का जो अधिकांश यूरोप है ना, वह रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। रोमन साम्राज्य जिस समय फला फूला उस समय पूरे विश्व में 2 ही साम्राज्य थे, एक रोमन साम्राज्य था और एक ईरान साम्राज्य था, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य की सीमा इतनी ज्यादा विस्तृत थी कि यह उसमें यूरोप का अधिकांश भाग आता था, उसमें अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग आ जाता था और इसमें एशिया, पश्चिमी एशिया का भी क्षेत्र आता था। इतना बड़ा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था इसीलिए इस साम्राज्य को 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कहते हैं। तो रोमन साम्राज्य की कौन सी नदी थी जो रोमन साम्राज्य की सीमा निर्धारित करती थी? तो राइन नदी, राइन और डेन्यूब, ये 2 नदियां ऐसी थी जो रोमन साम्राज्य की सीमा निर्धारित करती थी। और कौन सी सीमा निर्धारित करती थी? उत्तरी सीमा निर्धारित करती थी। उत्तरी सीमा निर्धारित करती थी। थोड़ा टेक्निकल इशू है, मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा जिसे मैं लिखता हूं। बस 1 या 2 दिन आप थोड़ा सा सब्र करिएगा, ठीक है। देखिए, उत्तर देख लीजिए। तो सही उत्तर राइन नदी है। रोमन साम्राज्य ने एक विशाल क्षेत्र को घेरा है जिसमें अधिकांश यूरोप शामिल है।
जैसा कि हम आज आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें उत्तरी अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा भी इसमें शामिल है और एशिया भी शामिल है। एशिया में वह हिस्सा जो पश्चिमी एशिया का वह हिस्सा जिसमें सीरिया है, तुर्की है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, वह हिस्सा जो ना है वह सब आपका रोमन साम्राज्य के कभी अंग रहे हैं, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक दूसरे एक समुद्र से अलग होते हैं। यूरोप और अफ्रीका एक सकरा समुद्र से अलग होता है ना, आप जानते हैं मोरक्को और स्पेन की सीमा लगी हुई है ना, ठीक है। तो बहुत छोटी सीमा है स्पेन और मोरक्को की, वहीं से आपका अलग होता है अफ्रीका, मतलब यूरोप और अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्टिवियन का युद्ध रोमन साम्राज्य के किन शासकों के बीच में हुआ था? एक्टिवियन का जो युद्ध था, ऐतिहासिक युद्ध था, ये रोमन साम्राज्य के किन शासकों के बीच में हुआ था? एक ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी, जूलियस सीजर और पोम्पी, और जूलियस सीजर और ऑक्टेवियन, ठीक है। तो ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी, इन्हीं लोगों के बीच में एक्टिवियन का युद्ध हुआ था, ठीक है। देखिए, एक्टिवियन का युद्ध रोमन गणराज्य का एक अंतिम निर्णायक युद्ध था, जो ग्रीस में एपिरस विट्स के रोमन प्रांत में एक्टिवियन प्रामोंटरी के पास आयोनियन सागर पर 2 अक्टूबर 31 बीसी में ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी के बीच में हुआ था। बस ये जानना है कि मार्क एंटनी व ऑक्टेवियन के बीच में हुआ था, ठीक है। किस सागर में? आयोनियन सागर के बीच में, ठीक है। आयोनियन सागर पर हुआ था, मतलब सागर के तट पर हुआ था, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा है कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बीपीएससी में नहीं पूछा है तो मुझे यकीन है कि अगली बीपीएससी में पूछेगा। यह प्रश्न ध्यान में रखिएगा, मेरी सभी बातों को भूल जाइएगा। 80% यह उम्मीद है कि यह प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, इसी बीपीएससी में पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा है तो यह हो सकता है कि अगली बीपीएससी में इसे शामिल किया जाए। इसकी संभावना 90% बनती है, इसीलिए मैं इस तरह की सीरीज दे रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। वैसी सीरीज में आप लोग को दे रहा हूँ। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग को बेहतरीन मटेरियल मिलेगा। 9 to 12 की एनसीईआरटी की प्रत्येक चैप्टर से ऐसे खोज कर वन लाइनर सीरीज का मैं अलग क्लास दूंगा, वन लाइनर सीरीज का भी नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता होगी तो हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, उसका नोट्स मिलेगा, पीपीटी भी दूंगा आपको। इतना ज्यादा मटेरियल, इतना बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी कि जबरदस्त तरीके से आप अपनी सफलता का परचम फहराएंगे ही फहराएंगे। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा है कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है? किसने कहा है? वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या फिर रूसो? इन्हीं तीनों लोगों को लेते हैं, इन्हीं तीनों लोगों में से कोई सही है, ठीक है। तो किसने कहा है? तो वह कहा है वॉल्टेयर ने यह बातें कही है, ठीक है। वॉल्टेयर ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा है, यह न तो पवित्र है, न ही रोमन है और न ही साम्राज्य है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट था। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग सोचेंगे भाई ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट तो कॉन्स्टेंटाइन है, सर ने बताया था इसके पहले, हम पढ़े भी हैं, कुछ लोग तो पढ़े भी होंगे, कुछ लोगों को हमको बताने का आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोग पढ़े भी हैं पहले से कि कॉन्स्टेंटाइन ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाया था। नहीं, ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया था कॉन्स्टेंटाइन। यहाँ पर एक शब्द है आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट था। देखिए, कॉन्स्टेंटाइन पहला व्यक्ति था जिसने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाया। जरूर ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाया, लेकिन उसने किसी पर लागू नहीं किया, किसी पर थोपा नहीं, मतलब धर्म की स्वतंत्रता उसने दिया था कॉन्स्टेंटाइन ने, बहुत ही कट्टर तरीके से इसे लागू नहीं किया, ठीक है। तो ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने का वाले सम्राट कौन थे? तो थियोडोसियस, टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन या जस्टिनियन। तो आधिकारिक शब्द जहां पर आ जाएगा तो वो है थियोओडियस। आइए इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वह सम्राट जिसने आधिकारिक तौर पर ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म बनाया वह था थियोडोसियस, ठीक है। उन्होंने 380 ईस्वी में थेसालोनिका का आदेश जारी किया जिसने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना दिया। हालांकि थियोडोसियस प्रथम से पहले सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने 313 ईस्वी में मिलान का आदेश जारी किया था। अब देखिए, थियोडोसियस थोड़ा सा बहुत ही कट्टर तरीके से ईसाई धर्म को लागू करता है यार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, रोमन साम्राज्य में 2 या 3 प्रश्न जो मैं कह रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, जिस प्रश्न पर मैं यह उंगली उठा दूं भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, तुरंत ध्यान रखना। मैं वैसे नहीं, मैं हर प्रश्न को नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट,
ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्स्टेंटाइन ने राजकीय धर्म बनाया था और थियोडोसियस ने बहुत ही कट्टर तरीके से लागू किया था, मतलब आधिकारिक रूप से इसे लागू किया था। तो देख लीजिए, हालांकि थियोडोसियस प्रथम से पहले सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईसाई इतिहास में, ठीक है, मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के महत्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसने 313 ईस्वी में मिलान का आदेश जारी किया। अब देखिए, यहाँ से यह भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने जब राजकीय धर्म बनाया था ना, तो मिलान का आदेश जारी किया, मतलब ऑर्डर ऑफ मिलान। मिलान क्या है भाई? मिलान शहर है, इटली का शहर है मिलान, ठीक है, इटली का शहर है मिलान, मतलब मिलान का आदेश, मतलब मिलान से यह आदेश जारी किया। तो यह भी हो सकता है क्वेश्चन कि कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाया था, किस आदेश के तहत? मिलान के आदेश के तहत, जिसने ईसाइयों के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। अब देखिए, इसने क्या किया? कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाइयों के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया और साम्राज्य के भीतर धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की। धर्म की स्वतंत्रता से प्रदान की कॉन्स्टेंटाइन ने। अब देखिए, इसलिए जबकि कॉन्स्टेंटाइन ईसाई धर्म को स्वीकार करने में एक प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, थियोडोसियस प्रथम था जिसने आधिकारिक तौर पर इसे राजकीय धर्म बनाया था। तो दोनों का नाम है, तो थियोडोसियस ने राजकीय धर्म बनाया था और कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को प्रचार किया था, मतलब उसको महत्व दिया था। अगर दोनों लोग का नाम आ जाए तो थियोडोसियस को आप ज्यादा सटीक मानिएगा। आइए, ठीक है, अब देखिए, मैं इस तरह, देखिए, मैं जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर की टेस्ट सीरीज में करा रहा हूं, उसको दो तरीके से करा रहा हूं। एक ही टेस्ट सीरीज में मैं दो तरह के प्रश्न ला रहा हूं। अब यह जो प्रश्न मैं आप लोग को दिया हूं, यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है, जो थोड़ा बहुत कठिनाई स्तर इसका बड़ा है, ठीक है। इसमें मैं जमकर इसमें व्याख्या दे रहा हूं ताकि आपका बेस मजबूत हो सके। अब देखिए, यह जो उसके बाद मैं शॉर्ट टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, शॉर्ट टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। इसमें क्या है? इसमें प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे और उसका उत्तर रहेगा, बस व्याख्या नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। देखिए, ईरान में ससानी वंश कब उभर कर सामने आया? ईरान में ससानी वंश कब उभर कर सामने आया? 100 ईस्वी में, 200 ईस्वी में? इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ईरान में ससानी वंश, अब थोड़ा सा मैं सही तरीके से बनाऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जा रही है। देखिए, ईरान में ससानी वंश कब उभर कर सामने आया? ठीक है, 100 ईस्वी में, 200 ईस्वी में, 225 ईस्वी में या 300 ईस्वी में? ठीक है, तो ससानी वंश जिसने रोमन साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किया था, आक्रामक वंश कहा जाता है, यह 225 ईस्वी में उभर कर सामने आया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? एकल परिवार था, संयुक्त परिवार था, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए, सही तरीके से देखा जाए तो रोमन साम्राज्य की जो विशेषता थी ना, एकल परिवार थी। रोमन साम्राज्य की विशेषता एकल परिवार थी। मतलब यह जो मतलब जब लड़का बड़ा हो जाता था, उसकी शादी हो जाती थी, तब वो अपने पत्नी के साथ रहता था, ठीक है, माँ बाप को थोड़ा सा, माँ बाप से अलग होकर थोड़ा अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो इसे कहते हैं एकल परिवार। तो रोमन साम्राज्य में आधुनिक विशेषता क्या थी? एकल परिवार थी। मतलब कि आधुनिक विशेषता बोला, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता, मतलब यह एकल परिवार वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस समय माना जाता है, और यह क्या है? आधुनिक विशेषता है। तो उस समय में भी एकल परिवार वाला कॉन्सेप्ट रोमन साम्राज्य में था, ठीक है। तो विकल्प ए है एकल परिवार, विकल्प ए जो है आपका एकल परिवार है, सही है। आइए अब फिर देखिए, अब इसमें व्याख्या नहीं है, इसमें केवल प्रश्न और 4 विकल्प, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग कितने अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं? अब देखिए, मटका जब आ रहा है शब्द ना, तो कंटेनर की बात कर रहा हूँ, एम्फोरा की बात कर रहा हूँ, ड्रेसर 20 की बात कर रहा हूँ, जिसमें तरल पदार्थ, जिसमें क्या बोलते हैं, जैतून का तेल, जिसमें शराब, जो भी द्रव वाले पदार्थ हैं, वो सब मटके में रखे जाते थे। उस मटके को कंटेनर कहते थे, मतलब ड्रेसर 20 या फिर एम्फोरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो एम्फोरा या ड्रेसर 20 जो है, वह रोम में कहाँ मिला है? मोंटी टेस्टोकियो स्थल पर मिला है। इस स्थल का नाम क्या है? मोंटी टेस्टोकियो, ठीक है, इस स्थल का नाम मोंटी टेस्टेकियो है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मटका जो है एम्फोरा और ड्रेसर 20 है, ठीक है। अब ये जो मोंटी टेस्टेकियो जो रोम में जो स्थल है, ठीक है, तो इस स्थल से कितने मटके मिले हैं बताइए? 2 करोड़ मटके मिले हैं, 3 करोड़ मटके मिले हैं, 4 करोड़ मटके मिले हैं, 5 करोड़ मटके मिले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि साम्राज्य कितना बड़ा था कि यहाँ से करोड़ों में मटके मिले हैं। मतलब एक बहुत लंबा पीरियड इस साम्राज्य का चला, ठीक है, इस सभ्यता का चला, करोड़ों में मटके मिले हैं, ठीक है। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, तो 5 करोड़ मटके के साथ मिले हैं, मतलब 5 करोड़ कंटेनर मिला है, एम्फोरा या ड्रेसर 20 मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? सिकंदर किस राज्य के शासक थे? बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया या इनमें से कोई नहीं?
सिकंदर किस राज्य के शासक थे? यूनान के किस राज्य के शासक थे? एथेंस होना चाहिए, कंफ्यूज हूं मैं, एथेंस होना चाहिए, देख ले रहा हूँ। नहीं यार, मकदूनिया है, हाँ मकदूनिया है, ठीक है। तो सिकंदर यूनान के किस राजवंश के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। मकदूनिया का ही था ना, सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप थे, ठीक है, मकदूनिया का शासक था। लेकिन एथेंस पूरा राज्य का नाम तो ये है, विकल्प सी, ठीक है, मकदूनिया। प्रश्न 5 देखिएगा। अब देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे, कमेंट कर देंगे, अरे पहले अपना पढ़ लो तब पढ़ाओ किसी को, अपनी तैयारी है ही नहीं। इस तरह के कमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे क्या किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक, लिपि, अभिलेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ना, पांडुलिपि का जो अंग्रेजी शब्द है ना, मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है, मेन्यू स्क्रिप्ट। तो हाथ से लिखी हुई कोई पुस्तक होती है, वह क्या है? पांडुलिपि है। जो आप नोट्स बनाते हैं कलम से, कापी पर कलम से बनाते हैं, जो भी कुछ है वह पांडुलिपि है। अभी देखिए आप लोग, देखिए हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं। यह मत समझिएगा केवल पढ़ाई से, केवल आप एकेडमिक पढ़ाई से या फिर नौकरी के लिए तैयारी जानकारी नहीं मिलती है। आप लोग हमारा कई एक बहुत पुराना वीडियो है, आप जाकर देखिएगा। मैंने रामचरितमानस की पांडुलिपि दिखाई है आप लोग को, हाथ में लेकर मैंने पांडुलिपि दिखाई है, हाथ में लेकर मैंने पांडुलिपि दिखाई है। रामचरितमानस, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड जब मैं चित्रकूट गया तो वहां से एक बाबा जी थे, उनके पास था, तो बहुत ही निवेदन करने पर उन्होंने निकाला और मैंने उसे दिखाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही पुराना वीडियो है, डाला हूँ, ठीक है, उसमें है। तो अच्छी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो पांडुलिपि से क्या, तो यही होता है ना कि हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, तो इतिहास से सूक्ष्मतम चीजें जो कहीं भी मुझे मिलती हैं तो मैं दिखाता हूँ। फिर देखिए एक वीडियो में मैंने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाधि स्थल दिखाया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समाधि स्थल लोग जानते ही नहीं होंगे कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो डेथ हो गया था, क्या बोलते हैं, मतलब कि हवाई दुर्घटना हो गई थी, हवाई जहाज वाली दुर्घटना हुई थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र, एक गुमनामी बाबा है जो अयोध्या में रहते थे, तो उन पर लोगों का संदेह था कि यही शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो गुमनामी बाबा की मैंने समाधि स्थल दिखाई है जाकर अयोध्या में, ठीक है, गुप्तार घाट। तो ये सब चीजें आपको हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर ही मिलेगा, ठीक है। तो पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक। प्रश्न 6 देखिएगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या काला सागर? रोमन साम्राज्य का हृदय क्या है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय है भूमध्य सागर, विकल्प सी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन, टिबेरियस, गैलिनस या कोस्टिनीस, क्या बोल रहा है? हाँ, यह कॉन्स्टेंटाइन है यार, इसमें कुछ अलग टाइप का टाइप हो जाता है, कंप्यूटर का मिस्टेक, तो कॉन्स्टेंटाइन है। तो ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन है। अब आप बोलेंगे थियोडोसियस बोले थे, तो देखिए, तो थियोडोसियस का नाम आ जाना था, थियोडोसियस ही मानिएगा, ठीक है, वैसे कॉन्स्टेंटाइन ही है। प्रश्न 8 देखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के कौन से 2 सशक्त राज्य थे? अभी मैंने बताया है कि ईसा मसीह के जन्म से, यह हमने नहीं बताया कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 तक, लेकिन हमने बताया था कि रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य, यही 2 बड़े शक्तिशाली राज्य थे, ठीक है। तो यह कब से कब तक थे? ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक। तो रोम और ईरान, अब यहाँ पर दिया है रोम और ईरान, फिर ईरान और इराक, रोम और यूनान, यूनान और ईरान। तो कौन सा है? रोम और ईरान, 2 ही बड़े सशक्त साम्राज्य थे। इन दोनों लोग का नाम ध्यान रखिएगा, ईरान और रोम और ईरान, ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? अब देखिए, रोमन साम्राज्य की विशेषता यह थी ना कि वहां पर गृह युद्ध होता था यार, वहां पर सेनेटर आपस में लड़ा करते थे। सबसे बड़ी चीज तो यह थी कि जिस देश की सेना राजनीति में आ जाती है ना, उस देश की लंका लग जाती है। देख लीजिए, वियतनाम का देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए, फिर कौन सा देश है, फिर पाकिस्तान का देख लीजिए। बहुत सारे देश हैं जहां पर मिलिट्री शासन है, सेना का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है। तो वैसे ही रोमन साम्राज्य में क्या था ना, सेना शक्तिशाली हो गई थी, सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती थी। सेना वहां की बिजनेस करती थी, रोमन साम्राज्य की सेना बिजनेस करती थी। रोमन साम्राज्य की सेना हड़ताल किया करती थी, अपना संगठन बनाती थी। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट जॉब में ही, सरकारी विभागों में अलग अलग तरह के विभाग हैं, सबका संगठन होता है। क्या कभी पुलिस का संगठन होता है? पुलिस का संगठन नहीं होता है, सेना का संगठन नहीं होता है, पैरामिलिट्री फोर्स का संगठन नहीं होता है, किसी भी राज्य की पुलिस का संगठन नहीं होगा।
क्योंकि पुलिस को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस राज्य की पुलिस राजनीति करने लगेगी, संगठन बनाने लगेगा, उस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। वैसे देखिए रोमन साम्राज्य का नाश इसलिए भी हो गया कि यहाँ की जो सेना है व्यापार करती थी, संगठन बनाती थी, हड़ताल किया करती थी यार, ठीक है। तो यही गृह युद्ध होता था। गृह युद्ध का उद्देश्य क्या है? शत्रु को नीचा दिखाना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, सत्ता हथियाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्ता हथियाने के लिए युद्ध हुआ करता था। विकल्प सी, सेना अलग, सेनेटर अलग, ठीक है। प्रश्न 10, दिनारियस क्या था? सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी देख लेते हैं यार, समय बहुत कम है, बैटरी डाउन होने वाली है। तो दिनारियस क्या था? दिनारियस आपका चांदी का सिक्का था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय कितनी थी? 1000 से 2000 तक, फिर आपका 1200 से 1500 तक, या फिर 1000 से 1500 तक। तो रोम में द्वितीय श्रेणी के जो परिवार थे उनकी जो पारिवारिक आय थी ना 1000 से 1500 तक थी। 1000 से 1500 तक कितना? दिनारियस ही वहां की मुद्रा थी, 1000 से 1500 तक था। प्रश्न 12 देखिएगा, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए स्पेन के व्यापार के लिए क्या प्रसिद्ध था? जैतून का तेल। स्पेन के व्यापार के लिए क्या फेमस था? जैतून का तेल, शराब, धातु या इनमें से कोई नहीं। तो स्पेन के व्यापार के लिए क्या फेमस था? जैतून का तेल। जैतून का तेल ही तो ज्यादा स्पेन में होता था। डेसर्ट 20 में जैतून का तेल भरा रहता था। स्पेन के जो लोग थे वह जैतून के तेल का व्यापार करते थे, आज भी करते हैं। आज भी सबसे ज्यादा जैतून का तेल का उत्पादन स्पेन में होता है। प्रश्न 13 देखिएगा, दिनारियस नाम के सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? लगभग 7.5 ग्राम, लगभग 5.5 ग्राम, लगभग 5.7 ग्राम या 8.4 ग्राम। इसी तरह से मैं रटे रटाया क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो लगभग 4.5 ग्राम चांदी थी दिनारियस नामक सिक्के में, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, रोमन साम्राज्य ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया? चांदी में मुद्रा ढालना रोमन साम्राज्य ने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि चांदी कम हो गई थी। देखिए यह बीपीएससी पीजीटी इस बार में पूछा था, लेकिन कुछ अलग से हट कर पूछा था, इसी से रिलेटेड था कि रोमन साम्राज्य में चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया रोमन सरकार ने? चांदी कम हो गई थी, या मुद्रा अधिक बढ़ गई थी, सोना अधिक था, या सरकार के पास मुद्रा कम थी? तो सरकार के पास जो थी ना मुद्रा कम थी, क्योंकि चांदी की मुद्राएं चलती थी और स्पेन के खदानों में चांदी की कमी हो गई थी, चांदी निकलना बंद हो गया था, ठीक है। तो सरकार के पास मुद्रा कम थी, इसीलिए रोमन सरकार ने क्या किया? चांदी में मुद्रा ढालना बंद कर दिया, ठीक है। और चांदी की मुद्रा की जगह सोने की मुद्रा की ढलाई होने लगी, क्योंकि चांदी की मुद्रा की कमी हो गई थी, ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजय के कारण, सम्राट के कारण, या व्यवसाय के कारण, या अभिजात वर्ग की सरकार के कारण, ठीक है। तो रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? तो राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजय के कारण, ठीक है। यह इनकी विशेषता है रोमन सम्राट अगस्टस की। प्रश्न 16 देखिएगा, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? यूरोप का क्षेत्र, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, या उपरोक्त सभी? अभी हमने बताया था रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये सभी क्षेत्र थे। पश्चिमी एशिया का क्षेत्र था, यूरोप का अधिकांश क्षेत्र था, ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप का भी उत्तरी क्षेत्र था, मतलब उपरोक्त सभी। विकल्प डी जो होगा आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 17, पेपराइस क्या था? पत्थर था, पौधा था, नदी था, या ग्रंथ था? तो पेपराइस नील नदी के किनारे उगने वाला पौधा था, जिसे लेखनी तैयार होती थी। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 18, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। एकदम सारा प्रश्न मैं रटा दूंगा, आप लोगों को घबराइए मत, ठीक है। प्रश्न 19 देखिएगा, रोम और कहां के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे या आपस में लड़ाई करते थे? हमने आपको बताया था ना, रोम और ईरान के जो लोग थे ना आपस में प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि यही तो दो बड़े महासाम्राज्य थे। तो कहाँ है ईरान? हाँ देखिए, रोम और ईरान के लोग आपस में क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता है? बताइए। रोमन सम्राट अगस्टस ने 27 बीसी में राज्य स्थापित किया था ना, उसे क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं, प्रिंसिपेट बोलते हैं, टीसीफून बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, यह प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो रोमन सम्राट अगस्टस ने 27 बीसी में जो राज्य स्थापित किया था उसे बोलते हैं प्रिंसिपेट। विकल्प बी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, सेनेट रोम में एक संस्था थी।
सेनेट जो थी रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन सा वर्ग शामिल था? कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, जमींदार वर्ग या तो ये सभी उपरोक्त सभी, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, सेनेट में क्या होते थे? सेनेट में अभिजात वर्ग होते थे, तो अभिजात कुलीन कहिए, अभिजात कहिए, जमींदार कहिए, सब कुछ होता होगा ना। तो विकल्प डी जो है आपका, ये आपका सही विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 23, दिनारियस क्या था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का या इनमें से कोई नहीं? तो दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का था, मैं बता भी चुका हूं। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी? बताइए, मतलब सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगाया था किस सम्राट ने, और क्यों पाबंदी लगाया था? जैसा कि हमने बता दिया था ना कि वहां पर जो रोमन साम्राज्य था, रोम का जो समाज था, आपस में गृह युद्ध लड़ा करता था, आपस में बहुत ज्यादा राग द्वेष था, सब लोग मिलकर राजनीति करते थे। तो सेनेट में कौन शामिल होता था? सेनेटर मतलब कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग। तो अभिजात वर्ग को सेना में सेवा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था इस सम्राट ने, क्योंकि वह दखलंदाजी बंद करना चाहता था, सेनेटरों का प्रभाव कम करना चाहता था सेना में। ठीक है, इसीलिए उसने सेनेटरों के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी। कौन सा सम्राट था? अगस्टस, टिबेरियस या गैलिनस? तो इन्हीं तीनों में से देख लीजिएगा, तो गैलिनस था। ठीक है, गैलिनस था जिसने सेनेटरों के सेना में सेवा देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न 25, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को 3 मुख्य खिलाड़ी कौन है? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? पिछले वीडियो में भी हमने जानकारी दी थी। तो पहला खिलाड़ी सम्राट, फिर आपका अभिजात वर्ग और फिर सेना। ठीक है, यही 3 मुख्य खिलाड़ी थे। ठीक है, तो विकल्प डी उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। बीपीएससी /TSSB एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का फेसबुक पेज है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का फेसबुक पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। आप फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद आप लोग को।